आपके अपने YouTube चैनल न्यू नॉलेज हंट। आज मैं आपके बीच में एक नया विषय लेकर आया हूं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान किसी भी शासन व्यवस्था का आधार होता है और जनता की आस्थाओं और विश्वासों की अभिव्यक्ति होता है। आज विश्व का कोई भी देश है, कुछ न कुछ सिद्धांतों नियमों के अनुसार ही चलता है। तो यहां हम देखते हैं कि प्रत्येक देश का शासन कुछ निश्चित नियमों और कानूनों के अधीन चलता है और इन सुविचारित, सुनिश्चित और सुस्पष्ट नियमों के समूह को ही संविधान कहते हैं। तो यहां हम अपने भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं कि भारत के संविधान की पहली विशेषता है विस्तृत व लिखित संविधान। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, अमेरिकी संविधान लिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दुनिया का ये सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा संविधान लचीला व कठोर संविधान या लचीला व कठोर का समन्वय। ब्रिटेन का संविधान लचीला है, परंपराओं पर आधारित है, अलिखित है। अमेरिका का संविधान कठोर है, लिखित है। और भारत का संविधान अमेरिका और इंग्लैंड के संविधान का दोनों का मिश्रित रूप भारत के संविधान में देखा जा सकता है। भारत का संविधान लिखित व कठोर और लचीले का समन्वय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की 3 विधियां बताई गई हैं। जैसे पहली विधि, साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, विशेष बहुमत के द्वारा, जिसमें उपस्थित सदस्यों का 2/3 संख्या होनी अनिवार्य होती है। तीसरा, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो लचीला व कठोर का समन्वय है। अगली विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं। संघात्मक लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में 2 सरकारों का प्रावधान है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार। शक्तियों का विभाजन किया गया है कि केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार के लिए अलग से विषय दिए गए हैं कि राज्य सरकार इन विषयों पर कानून बनाए। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीयता है। इसी प्रकार से संघात्मक के साथ साथ जो है संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी भारतीय संविधान की में देखने को मिलते हैं। जैसे एक सशक्त केंद्र बनाया गया है, एक संविधान बनाया गया है और एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। एकीकृत न्यायपालिका दी गई है और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और अखिल भारतीय सेवाएं जो हर एक राज्य में वो केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रावधान उनमें किया गया है। आपातकालीन प्रावधान भी केंद्र को ज्यादा शक्तियां देते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ भारत में संघीय व्यवस्था है। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था की ये विशेषता होती है
कि विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग का सिद्धांत इसमें आधारित होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं हम देख सकते हैं, जैसे नाम मात्र व वास्तविक दोनों प्रकार की जो है इसमें कार्यपालिका देखी जा सकती है और बहुमत वाले दल को सत्ता प्राप्त होती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही होती है और विधायिका में मंत्रियों का सहयोग होता है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। तो इस प्रकार से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है मूल अधिकार। भारतीय संविधान के अध्याय 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। 26 जनवरी 1950 को इन मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसे संविधान में संशोधन करके परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसको जो है दिया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है मूल कर्तव्य। 26 जनवरी 1950 को जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय मूल कर्तव्य संविधान में नहीं दिए गए थे। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संवैधानिक संशोधन जो किया गया, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए और 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिलवाना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो यहां हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अपने आप में एक बड़ी विशेषता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान निर्माता ने मौलिक अधिकारों के साथ साथ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भी संविधान में जगह दी, क्योंकि जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे देश के पास संसाधनों की कमी थी। तो राज्य के लिए एक निर्देश जारी किए गए कि राज्य समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, अपने संसाधनों के अनुसार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करेगा। तो इसमें अध्याय 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें गरीब, जरूरतमंद हैं जो लोग, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी व्यवस्था देना, स्थानीय स्वशासन को लागू करना, जो कि वर्तमान में लागू हो भी चुका है, पंचायती राज। और इसके साथ साथ हम देखें कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में ये कहा गया है कि विश्व शांति को बनाए रखने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से ये भारतीय संविधान की विशेषता है। अगली विशेषता है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में संघात्मक व्यवस्था है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। देश में सबसे उच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्थाएं हैं, और ये सभी जो है एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ जिला न्यायालय। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान संविधान में किया गया है। न्यायाधीशों
को स्वतंत्र रखने के लिए कि वो सरकार का मौजूदा विधायिका का कार्यपालिका का दबाव न माने, उसके लिए न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना करता है तो अवमानना पर दंड का प्रावधान दिया गया है कि न्यायाधीश अवमानना करने वाले को दंड दे सकता है। उसी प्रकार से न्यायाधीशों के एक बार वेतन और भत्ते निश्चित हो जाने के बाद उनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती और न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद उसे वकालत करने की पाबंदी है, उस पर वकालत करने की पाबंदी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, भारत में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार को अपनाया गया है। इसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। 61वें संवैधानिक संशोधन में, जो कि 1989 में हुआ था, इसमें यह मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की विशेषता है। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अमेरिका के संविधान में एक नागरिक राज्य की अलग नागरिकता होती है और संघ की अलग नागरिकता होती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है कि भारतीय की केवल भारत की ही नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है और भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कोई भी सर्वोच्च नहीं है, देश का संविधान सर्वोच्च है। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य, तो भारतीय संविधान में जिस समय 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय भी हम ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रावधान हमारे मूल अधिकारों में दिया गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक जोड़ा गया जिसे पंथ निरपेक्षता कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आपातकालीन प्रावधान, भारतीय संविधान की में शांति के साथ साथ आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दिया गया है। जब राष्ट्रीय आपातकाल में जब युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो उस समय देश में शांति कायम करने के लिए अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। दूसरा, राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल ये अनुच्छेद 356 में दिया गया है। जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाए या केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना हो तो ऐसे में उस राज्य पर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में जब देश में वित्तीय स्थिति डगमगा जाए, आर्थिक हालात कमजोर हो जाएं, तो ऐसे में देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है ताकि देश में शांति और व्यवस्था कायम रह सके।